नमो नमः बच्चों। आज हम अपने अष्टमः पाठः जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायकाः उसे पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ के अंदर हमें बहुत सी जानकारी जो कुछ हमसे छूटी हुई है, ऐसी जानकारी हमें पढ़ने को मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से और आनंदपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे। ठीक है, सबसे पहले शीर्षक का अर्थ हम जानते हैं। संसार सागरस्य नायकाः, अर्थात संसार सागर के नायक। अब ये संसार सागर क्या है और इनके नायक किसे कहे गए हैं, इसके बारे में हम प्रस्तुत पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ की भूमिका को समझते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो जैसा कि आपने भूमिका में पढ़ा, इसी से आपको सारे पाठ का ज्ञान लगभग हो गया है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कि विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान था, जो हमारी संस्कृति थी, वो आज के समय में, क्योंकि आज हम नवनीत समय में जी रहे हैं, नवीन समय में जी रहे हैं, तो वो विलुप्त हो गया है। जो उस समय का कौशल था, शिल्प जो आप हस्तशिल्प समझते हो, इस तरह के जो ज्ञान थे वो आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं। और यहाँ पर किसकी एक चर्चा की गई है, विशेषकर गजधर, यह एक नाम है। अब ये क्या है, किन के बारे में कहा गया है, इसकी भी हम चर्चा इस पाठ में करेंगे। और पानी के लिए क्या था, वहाँ पर मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे जो निर्माण है, इन्हीं सबको लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है, संसार के सागर कहे हैं। इन सब के बारे में पढ़ते हुए आओ अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः, के आसन कौन थे, ते अज्ञात नामानः, वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्त्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति, ये तालाब ही यहाँ क्या कहे गए हैं, संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नैपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। अब यहाँ पर बताया गया है कि इनके आयोजन में नेपथ्य, इनके आयोजन के पीछे क्या क्या थे। नेपथ्य बेटा होता है पर्दे के पीछे, ठीक है। इस शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। इनके आयोजन के नेपथ्य के निर्माण में, निर्मापयितॄणाम में, इनके निर्माण में एककम, एक एक करके, तथा उसके साथ ही दशकम आसीत, एक एक करके 10-10, यानी दहाई, आप लोग कह सकते हो, हाथ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, का प्रयोग हुआ। आगे पढ़ते हैं। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्म। अब इसमें कहा है, इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। अब जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आप इसको समझो कि जब आप किसी काम में, बड़े काम में जोड़ते हो, तो सबसे पहले एक एक करके लोग जोड़ते हैं, और एक एक से क्या बनता है, 10 से क्या बनेगा, सैकड़ा, और सैकड़े से क्या बनेगा, हजार, हजार जोड़ते जाएंगे तो लाख। तो इस प्रकार से जो ये निर्माण होते थे संसार सागर, तालाब, यहाँ पर तड़ागा की बात आई है, तो ये जो इतने सैकड़ों हजारों तालाब बनाए गए हैं, उनके पीछे कितने हाथ लगे हुए हैं, एक एक करके 10 करके सैकड़ा, सैकड़ा करके हजार, ठीक है। इन्हीं सब ने मिलके इनकी रचना की थी। आगे पढ़ते हैं। परम विगतेषु
द्विशतवर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितं परंतु विगतेषु द्विशतवर्षेषु पिछले 2 दशकों में नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितं नई रीति में समाज ने जो कुछ पढ़ा पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि अर्थात पढ़ते हैं कि उस पढ़ाई से समाज ने क्या किया, इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। अब आप इस दोनों लाइनों का अर्थ इस प्रकार से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि इतने लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। किसके पीछे? जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुराना ज्ञान है, जो हम जिसको भूल चुके हैं, या आप कह लो कि तालाबों के निर्माण में एक एक करके 10-10 करके सैकड़ा और सैकड़ा से हज़ार, इन सबको हम भूल तो गए ही, पर साथ ही इन 200 वर्षों की बात की गई है जिसमें नूतन पद्धति को समाज ने अपनाया। अब ये नूतन पद्धति क्या है बच्चों? नई टेक्नोलॉजी से हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा पुराना ज्ञान था उसको छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ जो इतने लोगों की मेहनत थी, इतने लोगों का बलिदान था, त्याग था, हम उसको भी भूल चुके। और भूलने के साथ साथ हमने उन 1 से 10 बने हुए, 10 से 100 बने हुए और 100 से 1000 बने हुए को ज़ीरो कर दिया, शून्य कर दिया, क्योंकि हमने उनकी कोई वैल्यू नहीं की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम् एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। अब यहाँ पर बताया है कि इस नए समाज के, अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, ये जिज्ञासा भी कभी उत्पन्न नहीं हुई इससे पहले। यद अस्मात् पूर्वम एतावतः, इससे पहले, तड़ागान के रचयन्ति स्म, कि इन तालाबों को कौन रचते थे। तो क्योंकि हमारा समाज एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ चुका है, क्या हो चुका है, नूतन पद्धतियों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमने जो पहले के लोगों का परिश्रम था उसे याद भी नहीं किया, उसे हम पूरी तरह से भूल गए। आप यूँ कह सकते हो कि हमने उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अब देखो फिर से कितनी अच्छी बात कही गई है कि ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस तेन प्रविधिनापि, उस विशेष विधि के द्वारा भी पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापयितुं न केनापि प्रयतितम, अर्थात पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। तो अब यहाँ तक आप यही बात समझ सकते हो कि इतने लोगों का जो त्याग बलिदान था, या उनकी मेहनत थी, या उनका शिल्प था, उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमने उनके परिश्रम को बिल्कुल भी नहीं समझा, या नए ज़माने के जो लोग हैं वो उसको साफ तौर पे भूल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिताः आसन्। यहाँ पर है आज जो अज्ञात नाम वाले हैं। बच्चों, इनको हम अज्ञात नाम वाले क्यों बोल रहे हैं? देखो, हमने जो पाठ की प्रारंभ में भी हमने यही पढ़ा कि कौन थे वे अज्ञात नाम वाले, और हम यहाँ भी वही पढ़ रहे हैं कि अज्ञात नाम वाले। तो क्यों कहा गया है अज्ञात नाम वाले? क्योंकि जिनका कोई पर्टिकुलर नाम तो था, लेकिन अब हम उनको भूल चुके हैं, हमारे सेंसेस में वो नहीं है, या हमारे नॉलेज में वो नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने अज्ञात नाम वाले शब्द का बार बार प्रयोग किया है। ठीक है, अब ये बताया गया है कि आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुप्रथिता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातरौ अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म।
पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में अशेषे देशे पूरे देश में निवसन्ति स्म रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधरा, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये देखो, कुछ इस प्रकार के लोगों को गजधर कहा जाता था। ये जो आपको एक फ़ोटो दिख रही है, ये एक सिंपल सा है, इसके हाथ में एक डंडा है, वो डंडा कितने मीटर का है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। इनको हम क्या कहते थे? गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। कहा जाता है कि गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए है। ठीक है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। अब ये शब्द कहाँ प्रचलित था? अब ये कहीं तो गजधर तो कहीं से आया है शब्द, पढ़ते हैं। राजस्थान के केषुचिद् भागेषु, कुछ भागों में, शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति, आज भी यह शब्द प्रचलित है। कह गजधरः, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः, जो गज की माप को धारयति धारण करता है वही गजधर है। गजधर है। अब गज की माप को धारण करना आप लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि मैम ये क्या है। तो बेटा जब आप जितनी भी आप भूमि को नापते हो वो उसका एक मापन होता है गज। आप लोग थोड़ा गांव में जाओगे तो शायद आप समझ पाओगे, यहाँ तो आप स्क्वायर फीट बोलते हो, स्क्वायर यार्ड्स बोलते हो, बट इसको हम गज बोलते हैं। आप देसी भाषा में इसको गज बोला जाता है। तो इस गज को मापने वाले जो हैं वो कौन कहलाए? गजधर। प्रेजेंट टाइम में तो आप उनको आर्किटेक्ट भी बोलते हो, है ना। आप उनको इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेटर भी बोलते हो, जिसका आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह से। अब उनके वो नाम पड़ गए हैं, पर पहले ऐसा ही होता था। चलो, गज परिमाण, गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि गज की माप ही मापने के काम में प्रयुक्त होती थी। क्या? गज की माप जो मैंने भी आपको बताया है कि जितने भी आप भूमि नापते हो वहाँ किसी एक मापन प्रक्रिया से कोई तो करता होगा जो इसको माप के कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करते होंगे, तो उन्हीं को ही गजधर कहा जाता है। समाजै त्रिहस्त, समाजै त्रिहस्त, समाज के 3 हाथ क्या है? परिमाणात्मिकी लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। यहाँ पर बोला गया है कि समाज के 3 हाथ यानी 3 फुट, 3 फुट की बात हो रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पे एक डंडा है, ये ऑलमोस्ट 3 फुट का है लगभग, मैं एग्जैक्ट नाप के नहीं बता रही हूँ। तो यही बताया गया है कि समाज के 3 हाथ की नाप वाली लोहे की छड़ी, यहाँ पर है ना, लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः, लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर। अब आगे क्या है? इदानीं शिल्पी रूपे नैव समादृताः सन्ति, अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। अब यहाँ पर भी आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि पहले इनको शिल्पकार कहा जाता था, क्योंकि सारे काम जितने भी ये आप कह सकते हो घर बनाने के हो गए या तालाब बनाने के हो गए या कहीं पे कुछ भूमि को नापना है, कुछ भी बनाना है, कोई भी निर्माण का कार्य है तो वो इनके द्वारा होता था, तो इनको शिल्पकार भी कहते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, अब ये चीज़ें एक तरह से प्रलुप्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। उसके बाद ही यहाँ पर जो इनका सम्मान है वो भी खो गया है लगभग, अब वे सम्मानित नहीं है। आगे पढ़ते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचित हैं। अब यहाँ पर दोनों ही बातें कही गई हैं बेटा, एक अर्थ इसका बहुत ही गूढ़ है
और एक अर्थ जो आपको दिख रहा है कि वो कौन थे, जो मापन का कार्य करते थे और उसी के बाद निर्माण का कार्य करते थे। पर एक साथ और एक बात कही गई है जिसका अर्थ है कि ये समाज को मापने का भी काम करते थे। समाज को मापने का काम क्या होता है कि समाज के एक अभिन्न अंग थे, जोड़ने वाले थे, या जितनी भी समाज की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए ये खड़े रहते थे। अब ज़रूरतें कौन सी? पैसों की ज़रूरत नहीं। आपको पता है हम तालाबों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तालाब पहले के टाइम में कितने इम्पॉर्टेंट थे, कितना एक जल स्तोत्र है पशु पक्षियों के लिए, लोगों के लिए। आप वैसे भी देखो, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें हम जल को रिस्टोर करते हैं वहाँ पर, और वो जल भी बड़ा साफ़ होता है। पशुओं को आप आज के टाइम में देखते हो कितने सारे हैं जिनको पानी पीने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब तो ना वो तालाब रहे हैं ना वो लोग रहे हैं। तो समाज के लिए एक अभिन्न अंग थे ना, इसीलिए इनको कहा गया है कि समाज को मापने वाले थे। आगे पढ़ते हैं। गजधराह वास्तुकाराह आसन। गजधर ही वास्तुकार थे। अब आज के समय में आप समझते हो ना कि वास्तु जो काम करते हैं, यही निर्माण का काम या वास्तुकार, उनकी कितनी वैल्यू है। लेकिन उस समय के गजधर जो थे वही वास्तुकार थे, लेकिन उनको हम याद नहीं करते हैं। कामम ग्रामीण समाजौ भवतु नागर समाजौ वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो, कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, या नगरीय समाज, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके या उसके नवनिर्माण की, सुरक्षा प्रबंधस्य, सुरक्षा की व्यवस्था का, च दायित्वम, उनका दायित्व कौन निभाते थे? गजधरा निभालयन्ति स्म। जो गजधर थे वही निभाते थे। क्या निभाते थे? ग्रामीण समाज का काम हो या नगरीय समाज का काम हो या कोई भी नवनिर्माण हो या सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व हो, ये सारे काम जो निभाते थे कौन करते थे? गजधर। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतश्वैव आधृतानि आसन। नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि बड़े से बड़े काम और छोटे से छोटे काम इनके बिना नहीं होते थे, इन्हीं के ऊपर आश्रित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म भावि अव्यम आकलयन्ति स्म उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। अब यहाँ पर क्या बताया है कि उनकी योजना प्रस्तुत करते थे। जैसे कोई काम करना है, कोई भी बड़ा या छोटा, उनकी योजना, फिर उसके होने वाले व्यय का आकलन। भावी अव्ययम, व्ययम ये लिखा है ना यहाँ पे, भावी व्ययम, यानी जो उसके ऊपर जो व्यय होने वाला है, खर्चा होने वाला है, उसका भी आकलयन्ति स्म, आकलन करते थे कि मैंने जो ये प्लान बना दिया है, या मुझे यहाँ पे घर बनाना है या तालाब बनाना है, तो इसमें कितनी भूमि लगेगी, कितना खर्चा होगा, कितना मैन पावर लगेगा, ये सारी जो योजनाएं थी वो कौन करते थे? वो गजधर ही करते थे। उपकरण भारान, अब ये उपकरण क्या है? साधन सामग्री। ये जो उसके ऊपर जो भी साधन सामग्री लगेगी उसका भी ये संग्रह करते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रतिदाने, बदले में, वो न तद याचन्ते स्म, कुछ मांगते नहीं थे। क्या नहीं मांगते थे? यद दातुम तेषाम स्वामिना असमर्था भवेयुः। अब उनका जो स्वामी है, जो उनका मालिक है, वो जो चीज़ नहीं दे सकता है या देने में असमर्थ है, ऐसी चीज़ वो बदले में नहीं मांगते थे। आप कुछ भी इसको समझ सकते हो। मान लो उनका मेहनताना है 100 रुपये, ठीक है, और उनका जो मालिक है वो 100 रुपये नहीं दे सकता है, वो 50 रुपये ही दे सकता है, या वो भी नहीं दे सकता, उसके बदले कोई अन्न दे दे या कुछ और दे दे, कोई ऐसी चीज़, तो वो उसमें भी काम चला लेते थे। ऐसे रिजिड नहीं थे कि हमें ये चीज़ ही चाहिए या इतना पैसा ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदीयते स्म।
अब यहाँ पर काम की समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपके काम का मेहनताना तो आपको कोई भी देता है, पर उस काम के बदले आपको सम्मान भी मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो गजधर जो थे उनको कार्य की समाप्ति पे वेतन तो जो उनका होता था वो मिलता ही था, साथ में सम्मान भी बहुत मिलता था, क्योंकि सच में वो समाज के लिए बहुत आवश्यक थे। नमः एता ऋषेभ्यः शिल्पिभ्यः, इसका अर्थ है ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है या नमन है। ठीक है, क्यों नमन है? क्योंकि ये अपने समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे समाज के लिए। शायद इनके बिना समाज का निर्माण संभव नहीं था। थोड़ा सा पाठ आपके लीक से हटके है, परंतु इतना भी ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ, इसलिए मैंने इसको बहुत धीरे धीरे करके एक एक शब्द को मैंने रोका है और पढ़ा है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।